चुनाव आयोग ने वर्तमान में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया है। इन सभी राज्यों में बीएलओ के द्वारा मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं। गणना प्रपत्र को भरने का सही तरीका इस वीडियो में बताया गया है। गणना पत्र का प्रारूप 2 भागों में है। फ्रंट साइड पहला पेज और बैक साइड दूसरा पेज। प्रत्येक मतदाता को ये फॉर्म 2 कॉपी में बांटे गए हैं। मतदाता को ये फॉर्म पूरा भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ को देना है एवं दूसरी कॉपी बीएलओ के हस्ताक्षर के साथ मतदाता अपने पास रखेंगे। ये गणना प्रपत्र का दूसरा भाग है, पीछे का भाग, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश मतदाताओं के लिए दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। इस फॉर्म के सबसे ऊपर के भाग को आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपके क्षेत्र के बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध होगा। उसके नीचे मतदाता का नाम लेफ्ट साइड में लिखा है, जिसमें साथ में उसका एपिक नंबर और उसका एड्रेस होगा। बीच में के पोलिंग बूथ से संबंधित सामान्य जानकारी है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्रमांक, भाग संख्या इत्यादि है। ऊपर एक बारकोड दिया गया है जो कि मतदाता का एपिक संख्या का ही बारकोड है और ये बीएलओ के उपयोग के लिए है। पास में मतदाता का फोटो है और राइट साइड ऊपर वर्तमान फोटो को चिपकाने के लिए एक जगह निर्धारित की गई है। यहाँ पर मतदाता अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। ये सब सामान्य जानकारी प्री प्रिंटेड है। बीएलओ का नंबर मतदाता की सुविधा के लिए दिया गया है। उसके नीचे का पार्ट जो है, यहाँ मतदाता की वर्तमान सही जानकारी भरना है, जैसे उसकी जन्म तिथि। यहाँ हम मान लेते हैं जन्म तिथि 1 फरवरी 1983 है। उसके बाद आधार संख्या भरनी है। आधार संख्या वैकल्पिक है। यदि किसी मतदाता के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो वो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं हमारे पास मतदाता की आधार संख्या उपलब्ध है। यहाँ हम आधार संख्या डाल देंगे। उसके बाद है मोबाइल नंबर। मतदाता का मोबाइल नंबर इस कॉलम में फिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ मतदाता के पिता या अभिभावक या गार्जियन का नाम ही लिखना है। महिला के केस में आप इसका डाउट ना रखें कि उसके पति का नाम या हस्बैंड का नाम लिख दें। आपको मतदाता के पिता या अभिभावक का ही नाम यहां लिखना है। उसके नीचे है पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, यदि उपलब्ध हो। यदि आपके पास आपके पिता का एपिक नंबर है तो आप यहां दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली रहने देंगे, आप डैश कर दें। मां का नाम लिखेंगे अगले कॉलम में। मां का नाम लिखने के नीचे लिखा हुआ है माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। यदि आपके पास अपनी माता का एपिक नंबर उपलब्ध है तो आप यहाँ उसकी संख्या दर्ज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डैश करके उसे खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। यदि मतदाता विवाहित हैं तो वह अपने पति या पत्नी का नाम इस कॉलम में दर्ज करेंगे और यदि विवाहित नहीं है तो वो इसे खाली छोड़ देंगे। सपोज कर लिया कि मतदाता विवाहित हैं और उनके पति का नाम हमने यहाँ दर्ज कर दिया है। अब पति का एपिक नंबर हमारे पास उपलब्ध था, हमने यहाँ लिख दिया। यदि उपलब्ध नहीं है तो हम इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। वर्तमान सही जानकारी हमें भरना है। ऊपर का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम नीचे आते हैं। नीचे का फॉर्म 2 भागों में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सिंपल तरीके से समझ लें। लेफ्ट साइड का पार्ट उन लोगों को भरना है जिनका नाम पिछले पुनरीक्षण या पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में दर्ज था। वो लोग इस लेफ्ट भाग में जानकारी दर्ज करेंगे पिछले एसआईआर के अनुसार और राइट साइड को खाली छोड़ देंगे। यहाँ हम मान लेते हैं कि जिस मतदाता का ये फॉर्म है उनका नाम पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में दर्ज था। इस मतदाता की जानकारी उस पिछले एसआईआर की मतदाता सूची के अनुसार यहाँ दर्ज करेंगे। पिछले एसआईआर की सूची देखी, उसमें हमने मिलान किया कि इस मतदाता का नाम
पिछले पुनरीक्षण में जो मतदाता सूची थी उसमें सीमा दर्ज था। यहाँ नाम में हमने निर्वाचक का नाम सीमा दर्ज कर दिया। उसका एपिक नंबर हमारे पास उपलब्ध नहीं था, हमने खाली छोड़ दिया। रिश्तेदार का नाम वो लिखना है जो पुनरीक्षण हुआ था उसकी मतदाता सूची में जिस रिश्तेदार का नाम लिखा होगा, पिता या पति का, वो रिश्तेदार का नाम लिखना है। उनका संबंध पिता है या पति है वो दर्ज करना है। उसके बाद हम जिले का नाम लिख देंगे। जिले के बाद राज्य का नाम लिखेंगे। राज्य का नाम लिखने के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हमने सपोज कर लिया भोपाल साउथ की मतदाता सूची जो 2003 की है उसमें इनका नाम दर्ज था। उसी सूची के में ऊपर लिखा रहता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, वो आप देख लें क्योंकि कई बार ये चेंज भी हुई है। और उसके बाद हम पार्ट नंबर या भाग संख्या दर्ज करेंगे जो कि सूची में ऊपर राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर लिखा रहता है। और अगले में हम लिखेंगे क्रम संख्या यानी कि मतदाता का सीरियल क्रम। ये पूरी जानकारी जो हमने भरी है ये वर्तमान सूची या वर्तमान एपिक कार्ड के अनुसार नहीं भरी है। ये पूरी जानकारी हमने भरी है पिछले पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में जिस प्रकार से मतदाता का नाम लिखा हुआ था वैसी वैसी जानकारी हमने भरी है। और राइट वाला पार्ट हमने खाली छोड़ दिया है क्योंकि इस मतदाता का नाम स्वयं का 2003 या पिछले पुनरीक्षण में मतदाता सूची में दर्ज था। यहाँ मतदाता अपना हस्ताक्षर कर देंगे और बीएलओ भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। एक कॉपी में ये फॉर्म बीएलओ को वापस दे दिया जाएगा और दूसरी कॉपी मतदाता अपने पास रखेंगे। बस ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। ये पहली कंडीशन थी जिसमें कि मतदाता का स्वयं का नाम पिछले पुनरीक्षण या पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में दर्ज था। इस फॉर्म को कंप्लीट करके आप बीएलओ को एक कॉपी में दे सकते हैं। फिर से दोहराया जाता है कि नीचे वाले पार्ट में पिछले एसआईआर या पिछले पुनरीक्षण के अनुसार ही पूरी जानकारी भरनी है। वर्तमान जानकारी के अनुसार ये कॉलम नहीं भराएगा। पिछले पुनरीक्षण के दौरान किस राज्य की किस विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम एज अ मतदाता एज अ वोटर दर्ज था वही जानकारी आपको नीचे के पार्ट में फिल करनी है। पिछले एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड कंडीशन हम देखेंगे जहां पर मतदाता का स्वयं का नाम पिछले एसआईआर या पिछले पुनरीक्षण के दौरान एज अ मतदाता दर्ज नहीं है बट उनके माता या पिता या दादा या दादी का नाम उस पिछले पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में दर्ज है। उस स्थिति में फॉर्म को कैसे भरेंगे ये देख लेते हैं। ऊपर का पार्ट तो सिमिलरली सभी को सेम ही भरना है कि बेसिक जानकारी है सभी, जैसे कि जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, ये सब वैसे ही दर्ज होगा जैसे आपने पिछली कंडीशन में देखा। यहाँ सपोज कर लेते हैं मतदाता की जन्म तारीख 1 फरवरी 2004 है, हमने यहाँ डाल दी। मतदाता का आधार नंबर हमारे पास उपलब्ध था, हमने दर्ज कर दिया। मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर देंगे जो भी मोबाइल नंबर मतदाता का है। उसके बाद मतदाता के पिता या अभिभावक का नाम ही दर्ज करना है, तो हमने मतदाता के पिता का नाम यहाँ दर्ज कर दिया। नेक्स्ट कॉलम में मोहनलाल, हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट कॉलम में पूछा है मतदाता के पिता या अभिभावक का एपिक नंबर हमारे पास उपलब्ध था, हमने दर्ज कर दिया। अगर नहीं होगा तो आप इसको डैश करके या निरंक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगले कॉलम में हमने मतदाता की मां का नाम दर्ज किया है। माता का एपिक नंबर हमारे पास यदि उपलब्ध है तो हम दर्ज कर देंगे, अगर नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ हमने डैश कर दिया। इस कंडीशन में हम मान रहे हैं मतदाता का अभी विवाह नहीं हुआ है, तो हमने पति या पत्नी के कॉलम में डैश कर दिया और नेक्स्ट कॉलम को भी हमने खाली छोड़ा और अब हम आगे बढ़ गए। ये ऊपर का पार्ट, ऊपर का फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कंफर्टेबली भर सकते हैं, भाषा का कोई बंधन नहीं है। नेक्स्ट नीचे आने पर हम इस स्थिति में लेफ्ट पार्ट को निरंक या खाली छोड़ेंगे क्योंकि इस कंडीशन में मतदाता का नाम पिछले पुनरीक्षण में दर्ज नहीं है परंतु उसके माता पिता या दादा दादी का नाम दर्ज है, तो हम लेफ्ट पार्ट को खाली छोड़ेंगे और राइट पार्ट में जानकारी पिछले पुनरीक्षण के दौरान जैसी
मतदाता के पिता की जानकारी या माता की जानकारी थी वो दर्ज करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे मतदाता के पिता का नाम हमने पुनरीक्षण की सूची में पाया, पिछले पुनरीक्षण की सूची में, तो जो नाम उस सूची में लिखा होगा मतदाता के पिता का या माता या दादा या दादी का, वही नाम हम दर्ज करेंगे। वर्तमान में इनके पिता का नाम लिखा है मोहनलाल, पर हो सकता है पिछले पुनरीक्षण के दौरान इनके पिता का नाम केवल मोहन लिखा हो, तो हम यहाँ नाम में मोहन लिखेंगे। एपिक नंबर यदि हमारे पास उपलब्ध हो जाता है उस सूची में तो हम दर्ज कर सकते हैं, यानी और अदरवाइज हम खाली भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम में रिश्तेदार का नाम दर्ज करेंगे, यानी कि मोहन के नाम के आगे जिस भी रिश्तेदार का नाम उनके पिता का नाम दर्ज होगा वो नाम हमें यहाँ दर्ज करना है। उनके साथ इनका रिश्ता क्या है, यानी कि पिता का रिश्ता है, वो रिश्ता इस कॉलम में दर्ज कर देंगे। जिस जिले की सूची में ये नाम पाया गया है उस जिले का नाम इस कॉलम में आ जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं शाजापुर। नेक्स्ट राज्य का नाम लिखेंगे, मध्य प्रदेश। जिस भी राज्य की सूची में आपको मिला है वो जानकारी उसी राज्य की सूची के अनुसार आपको इस वाले पार्ट में पूरी भरनी है। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हमने लिख दिया पिछले पुनरीक्षण के अनुसार, उसका क्रमांक लिख दिया, पार्ट संख्या या भाग संख्या यहाँ हम दर्ज कर देंगे, जो कि सूची में सामान्यतः ऊपर के साइड राइट कॉर्नर में लिखी होती है, और यहाँ पर मतदाता का सीरियल नंबर या क्रम संख्या दर्ज कर देंगे। कौन सा मतदाता? मोहन। समझ रहे हैं आप? राइट पार्ट में उनके पिता माता दादा दादी में से जानकारी जिसकी भी मिल जाती है पुनरीक्षण में वो दर्ज करनी है। फिर नीचे मतदाता के साइन होंगे और सबसे नीचे बीएलओ के साइन होंगे, और बस साइन के साथ ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। ऊपर का पार्ट वर्तमान स्थिति है, नीचे का पार्ट पिछले एसआईआर के अनुसार जो स्थिति है वो भरनी है। किसी भी भाषा में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे हस्ताक्षर करके एक कॉपी अपने पास रखिए, दूसरी कॉपी बीएलओ को दीजिए। यदि आप पिछले पुनरीक्षण के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढना चाहते हैं तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं voters.eci.gov.in, और ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपना कलर फोटो चिपका दें, ऊपर के पार्ट में अपनी वर्तमान सही जानकारी भर दें। जिस कॉलम में लिखा है यदि उपलब्ध हो या वैकल्पिक, वो कंपलसरी नहीं है जानकारी देना। नीचे दो भाग हैं, यदि आपका नाम मतदाता सूची में है पिछले एसआईआर के दौरान तो आप लेफ्ट साइड में जानकारी भर के राइट साइड को खाली छोड़ेंगे, और यदि आपके पिता माता दादा दादी में से किसी का नाम है तो उनकी जानकारी आप राइट पार्ट में फिल करेंगे और लेफ्ट पार्ट को खाली छोड़ेंगे। नीचे हस्ताक्षर करेंगे, बीएलओ के साइन करवाएंगे। एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे, दूसरी कॉपी आप अपने बीएलओ को देंगे। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म बड़ी आसानी से स्वयं भर सकते हैं। और यदि कोई मतदाता अपना फॉर्म, अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन दर्ज करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया एक अलग वीडियो में बताई गई है। धन्यवाद।